डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किए थे नॉर्मल मोड्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें हमने वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट किए थे। और मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दो मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें हमारा पहला था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड, जिसको मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हमारा सेकंड मेथड है इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड। अब ये इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड में भी हम वाइब्रेशनल मोड्स ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जो जैसे वाइब्रेशनल मोड्स हमारे कौन से होते हैं, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड होता है, दूसरा बेंडिंग होते हैं। तो वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग भी यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कितने स्ट्रेचिंग होंगे और कितने बेंडिंग होंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड में तो सिर्फ वाइब्रेशनल मोड्स का नंबर हमें मालूम पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स हमें इतने मिलेंगे, लेकिन इंटरनल कोऑर्डिनेट से एक्चुअली हम उन जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं उनको विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन से स्ट्रेचिंग होंगे और कौन से बेंडिंग होंगे। फिर स्ट्रेचिंग भी आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। ऐसी बेंडिंग में भी हम काफ़ी, आपने पढ़ा भी होगा जब हम IR इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब अगर आपने IR पढ़ा हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें बताया जाता है कि बेंडिंग भी काफ़ी आगे आगे हम डिवाइड कर, जैसे ट्विस्टिंग होते हैं, रॉकिंग होते हैं, वैगिंग होते हैं, तो वो सब डिफरेंट टाइप्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरनल कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर बेसिस बनाना पड़ेगा, और उन बेसिस की हेल्प से फिर हम एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर निकालेंगे। तो अब ये इंटरनल कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, बस वही सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो वी विल डिस्कस एनालिसिस ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन एटम्स एंड एंगल डिफॉर्मेशन। एंगल डिफॉर्मेशन जो बेंडिंग वाइब्रेशंस को देगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल, जो हमने लास्ट वीडियो में वाटर का मॉलिक्यूल डिस्कस किया था और उसमें जो वाइब्रेशन मोड्स निकल के आए थे, वैसे ही सेम नंबर यहाँ पर भी निकल के आएगा। तो इसके लिए हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया है और इसमें हमने इंटरनल कोऑर्डिनेट्स को शो कर दिया। तो ये इंटरनल कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं बॉन्ड वेक्टर्स। बॉन्ड वेक्टर्स से यहाँ पर क्या मतलब है, जो भी हम बॉन्ड लेंथ लेते हैं, जितनी भी बॉन्ड लेंथ उस मॉलिक्यूल में पॉसिबल है, उन बॉन्ड लेंथ को हम वेक्टर मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर OH1 एक बॉन्ड लेंथ हो गई और OH2 दूसरी बॉन्ड लेंथ हो गई। तो एक को हमने R1 यहाँ पर हमने एरो से शो किया, इसका मतलब हम इसको बॉन्ड वेक्टर की तरह शो कर रहे हैं। तो ये R1 बॉन्ड वेक्टर हो गया और ये R2 बॉन्ड वेक्टर हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो बॉन्ड वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया इंटरनल कोऑर्डिनेट का। या फिर हम बॉन्ड एंगल्स को, बॉन्ड एंगल्स यानी जितने भी हमें बॉन्ड एंगल उस मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही बॉन्ड एंगल है, H1O और H2, जिसको हमने अल्फा से डिनोट किया है। तो इन दोनों से जो बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड वेक्टर्स हैं, उससे हमें बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिलते हैं, और जो बॉन्ड एंगल्स हैं उससे हमें एंगल डिफॉर्मेशन कह सकते हैं उसे, या फिर बेंडिंग वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो हम इन दोनों को अलग अलग पहले बेसिस बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ बॉन्ड वेक्टर्स को जो है अपना बेसिस मान लेते हैं, ठीक है। बेसिस मान लिया, मान ले हमारे पास आप ये वाला हमारा मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल, ये R1 वेक्टर हो गया और ये R2, यानी कि दो वेक्टर्स हैं। अब हम इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जितने भी वाटर के सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट हैं वाटर मॉलिक्यूल में, मतलब पॉइंट ग्रुप में, तो C2V पॉइंट ग्रुप होता है और इसमें जो जो सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये सारे सिमेट्री ऑपरेशंस हम इस R1 और R2 पर अप्लाई करेंगे, और फिर हम अप्लाई करने के बाद चेंज देखेंगे कि R1 और R2 में क्या चेंज हुआ। चेंज से मतलब है कि अगर कोई भी वेक्टर अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होता, यानी कि अगर वो अनशिफ्टेड रहेगा, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी वेक्टर अनशिफ्टेड रहेगा, तो वो अपनी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में +1 कंट्रीब्यूट करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर वो अनशिफ्टेड रहा, ठीक है। अगर वो शिफ्ट हो गया, किसी दूसरी पोजीशन पर चला गया, तो फिर वो 0 कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर वो अनशिफ्टेड ही रहा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो -1 कंट्रीब्यूट करेगा। बस आपको ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो अब इसी बेसिस पर हम इसकी ये जो है टॉ स्ट्रेच जो लिखा हुआ है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड वेक्टर्स को बेसिस मानकर ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल ले रहे हैं। तो ये लिखा हुआ भी है, बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस मे बी एनालाइज्ड बाय एसोसिएटिंग ईच बॉन्ड विद द चेंज इन बॉन्ड स्ट्रेचिंग वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, हर बॉन्ड में चेंज देखेंगे कि वो
क्या चेंज हो रहा है जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन दीज वेक्टर्स इज एस्टेब्लिश्ड। अब हमने ये एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल ली। कैसे निकाली अब हम यही देख रहे हैं। तो आपने क्या करा, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल पर ई अप्लाई किया। अब ई अप्लाई करने का मतलब है हम कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं मॉलिक्यूल में, यानी R1 अपनी ही जगह पे रहेगा और R2 अपनी ही जगह पे रहेंगे, यानी ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो अनशिफ्टेड रहेंगे। तो हर वेक्टर जो अनशिफ्टेड होता है वो +1 कंट्रीब्यूट करता है। तो ये वेक्टर भी +1 कंट्रीब्यूट करेगा अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए और ये भी +1, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, +2। तो हमने इसलिए ई के अंडर 2 लिख दिया। ठीक, अब हम इस पर C2 अप्लाई करेंगे। C2Z, Z एक्सिस है हमारी ये वाली। ठीक है, जब हमने C2Z, जैसे सपोज ये C2Z थी, C2Z को अप्लाई किया तो क्या होगा, H1 H2 की जगह पे आ जाएगा और H2 H1 की जगह पे आ जाएगा, और OH1 वाला वेक्टर R1 है और OH2 वाला R2 है। तो इसका मतलब R1 और R2 भी अपनी जगह को एक्सचेंज कर देंगे, यानी R1 R2 की जगह पर पहुंच जाएगा और R2 R1 की जगह पर, यानी कि दोनों ने ही अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, यानी दोनों ही शिफ्ट हो गए। और अगर दोनों ही शिफ्ट हो गए तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 0। ठीक है, फिर हम सिग्मा XZ लगाएंगे। अब X एक्सिस जो है वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और Z एक्सिस है ऐसे, तो सिग्मा XZ ऐसे लगेगा। जब सिग्मा XZ ऐसे लगेगा तो H1 यहाँ पहुँचेगा और H2 यहाँ पहुँचेगा, और इनके साथ साथ इनके बॉन्ड्स भी पहुँचेंगे। तो यानी R1 यहाँ पहुँचेगा और R2 यहाँ पहुँच जाएगा। तो दोनों ही अपनी पोजिशन को एक्सचेंज करेंगे, यानी दोनों ही वेक्टर अपनी पोजिशन से शिफ्ट हो जाएंगे। जब दोनों ही शिफ्ट हो जाएंगे तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लगाएंगे सिग्मा YZ। सिग्मा YZ है हमारा इस तरह से, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो जब ये मॉलिक्यूलर प्लेन इस तरह से लगेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी जगह पे रहेगा, H1 H2 सब अपनी जगह पे रहेंगे, बस ये एटम्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब R1 भी अपनी जगह पे रहेगा और R2 भी अपनी जगह पे रहेगा, तो दोनों ही वेक्टर अनशिफ्टेड रहेंगे। जब दोनों ही वेक्टर अनशिफ्टेड रहेंगे तो दोनों ही +1 कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए इनकी जो कैरेक्टर निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। तो ये हमारी इस तरह से एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आ जाएगी, जिसमें हमने इन बॉन्ड वेक्टर्स को बेसिस माना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमारा ये होता है, जो हमारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आती है उसको हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला और विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर टेबल। ठीक है, और उससे हमारे पास क्या होगा, जो टॉ स्ट्रेचिंग है उसका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, बहुत सारी जो IRs होंगी जिनसे मिलकर वो बना, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से मिलकर जो बना है ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें CTV कैरेक्टर टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं यही वाले जो है वो लिख लेती हूँ। जैसे हमारे पास ये था, देखिए ये हमारी थी C2V कैरेक्टर टेबल, यहाँ पर है। ठीक है, अब इस C2V कैरेक्टर टेबल में मैंने सपोज़ मैं आपको सिर्फ A1 के बारे से, तो मैंने आपको बता रखा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला हम कैसे यूज़ कर लेते हैं, पर मैं एक बार फिर से, ये सिग्मा XZ हो गया, ये सिग्मा YZ, और मैं सिर्फ A1 आपको कैलकुलेट करके बता दे रही हूँ कि कैसे करना है आपने। और फिर हम इसकी ये वाली जो हमारी रिड्यूसिबल निकल के आई वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टॉ स्ट्रेच जो हमारी निकल के आई वो आई 2002। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हमें A1 देखना है कितने टाइम्स वो प्रेजेंट है टॉ स्ट्रेचिंग में, तो हम क्या करेंगे 1/, यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/ में जो भी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है, तो CTV का ऑर्डर हो जाएगा 4। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसलिए 1 × फिर ये नंबर 1 और फिर ये नंबर 2, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, अगर हम ये 1 × 1 × 0, फिर ये भी 1 × 1 × 0, तो ये तो सब कुछ 0 हो जाने वाला है। और यहाँ पर क्या बचेगा 1 × 1 × 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 1/4 और ये कितना मिलेगा 2 + 2, तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। तो अगर आपको ना समझ में आए तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो हमें मालूम पड़ा कि टॉ स्ट्रेचिंग में A1 जो है वो सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट है, तो ये मैंने आगे इसी तरह से कैलकुलेट भी कर रखा है, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये आगे मैंने सारा कैलकुलेट किया हुआ है, A1 B1 A2 B2, तो सब में आपने देखा कि A1 के आगे 1 लिखा है, B1 और A2 का आंसर हमारा 0 आया है। इसका मतलब टॉ स्ट्रेचिंग में ये वाली इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट ही नहीं है, और B2 के आगे भी 1 आया, तो इसका मतलब टॉ स्ट्रेचिंग हमारी क्या हो गई, A1 1 थी और B2 भी 1 थी, तो A1 + B2 ये हमारी टॉ स्ट्रेचिंग जो है वो निकल के आई। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बिलोंग टू बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो 2
मोड्स ऑफ वाइब्रेशन थे वो हमारे बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को बिलोंग करते हैं। अब हम आते हैं एंगल डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मिंग वाइब्रेशन, जिसमें हम देखेंगे बेंडिंग वाइब्रेशंस को। तो बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए फिर से हमने क्या करना है, अब की बार हम किसको बेसिस मानेंगे, अब की बार हम बॉन्ड एंगल को बेसिस मानेंगे। बॉन्ड स्ट्रेचिंग में हम बॉन्ड वेक्टर्स को बेसिस मानते हैं और एंगल डिफॉर्मेशन में हम बॉन्ड एंगल्स को, यानी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हम ये वाले बेसिस लेंगे और बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए हम ये वाला बेसिस लेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल में फिर बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है कि सारे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और जो बॉन्ड एंगल यानी अल्फा जो है उसमें क्या चेंज हो रहा है बस हमें वो लिख देना है। तो सबसे पहले हमने ई अप्लाई किया। अब ई अप्लाई किया क्योंकि हमारा ई अप्लाई करने पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, यानी ये बॉन्ड एंगल कहीं पर कोई शिफ्टिंग नहीं होगी इसकी। जब कोई शिफ्टिंग नहीं होगी तो ये 1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो टी बैंड, जब टॉप बैंडिंग बनाएंगे तो उसके लिए 1 आ जाएगा। अब हम इस पर C2Z अप्लाई करेंगे। जब हमने C2Z अप्लाई किया तो देखिए H1 यहाँ पहुँचेगा, H2 यहाँ पहुँचेगा, और ये एंगल किसके बीच में, H1O और H2 के बीच में ही तो है। तो चाहे H1 यहाँ पहुँचे H2 यहाँ पहुँचे, लेकिन एंगल तो इनके बीच में अल्फा ही रहने वाला है, क्योंकि ये पूरा जो एटम्स, ये इस एंगल को आप H1O H2 कह लीजिए या H2O H1 कह लीजिए, बात तो एक ही है। तो इसलिए ये भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये अनशिफ्टेड रहेगा, तो ये भी 1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसलिए C2Z के अंडर हमने 1 लिखा। फिर हम सिग्मा XZ अप्लाई करेंगे। सिग्मा XZ अप्लाई करने पर भी H1 यहाँ पहुँचेगा, H2 यहाँ पहुँचेगा, एंगल अनशिफ्टेड ही रहेगा। वो इन तीनों के एटम्स के बीच का एंगल है, तो इन्हीं तीनों एटम्स के बीच में है भी वो, तो इसलिए ये भी 1 ही कंट्रीब्यूट करेगा। फिर हम सिग्मा YZ में भी कोई चेंज नहीं होने वाला, इस तब भी ये अनशिफ्टेड ही रहेगा। तो हमारे पास जो है ये जो रिप्रेजेंटेशन निकल के आई 1 1 1, और क्योंकि ये 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है तो ये अपने आप में ही इरिड्यूसिबल है। तो आप चाहे तो इसको पूरा कैलकुलेट भी करके दे सकते हैं, ये मान के कि ये रिड्यूसिबल है, इसको आप फर्दर रिड्यूस भी करेंगे तो आंसर आपका यही आने वाला है, सिंपल A1 ही आएगा। बाकी B1 A2 B2 के लिए आंसर आपका 0 ही आने वाला है। और वैसे भी हमें देख के भी मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है तो अपने आप में ये इरिड्यूसिबल है, इसको फर्दर रिड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप बेंडिंग है वो हमारी क्या निकल के आई, वो खाली A1 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हमारे टॉ इंटरनल कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, टॉ स्ट्रेचिंग जो निकल के आएगी और टॉ बेंडिंग जो निकल के आई। तो टॉ स्ट्रेचिंग हमारी निकल के आई थी A1 + B2, तो हमने यहाँ लिखा A1 + B2, और टॉ बेंडिंग हमारी A1 निकल के आई तो हमने यहाँ A1 लिखा, सबको हमने प्लस किया तो आंसर आया 2A1 + B2। और यही सेम आंसर हमारा तब आया था जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू वाइब्रेशनल मोड्स निकाले थे। तो सेम आंसर दोनों से निकल के आता है, वहाँ पे भी 2A1 + B2 था और यहाँ पर भी 2A1 + B2 है। तो रिजल्ट इज सेम एज दैट ऑब्टेन्ड अर्लियर यूजिंग टॉ 3n, जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए थे एज द बेसिस फॉर द रिप्रेजेंटेशन। बस अब हम इनको विजुअलाइज करेंगे कि आखिर ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, दीज मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर शोन इन फिगर। अब सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर A1 है, यानी हमारे पास कुल मिलाकर 3 मोड्स आए हैं। 2 मोड्स हैं हमारे A1, यानी कि 2 तो बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, और B2 यानी हमारा एक अनसिमेट्रिक भी है। तो ये 2 जो सिमेट्रिक हैं वो हम कैसे दिखा सकते हैं, और देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रेचिंग में हमारा A1 + B2 निकल के आया, यानी और A1 हमारी टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सब में 1 1 1 1 ही लिखा होता है। जितनी भी A1 आपको देखने को मिलेंगी वो सब आपको 1 1 1 देखने को मिलेंगी। तो ये क्योंकि टोटली सिमेट्रिक है तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि A1 मोड जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को शो कर रहा है और B2 मोड जो है वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग को शो कर रहा है। तो 2 मोड्स तो ये हो गए। और यहाँ पर अगर हम देखें बेंडिंग में, तो बेंडिंग में भी हमें A1 मिला, इसका मतलब हमें एक सिमेट्रिक बेंडिंग भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर हमें 3 मोड्स देखने को मिलेंगे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक बेंडिंग। और इन्हीं को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर शो भी कर रखा है। देखिए सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में हम क्या शो कर सकते हैं। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब होता है जो ये दोनों बॉन्ड वेक्टर्स थे ये सेम डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, या तो ये O से H दोनों सेम डायरेक्शन में दूर जाएंगे, या ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में पास आएंगे। आप कैसे भी दिखा सकते हैं दोनों को, दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। A1 मोड, OH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम डायरेक्शन। सिमेट्रिक का मतलब होता है जितनी भी बॉन्ड लेंथ वहाँ प्रेजेंट हैं वो सब सेम डायरेक्शन में या तो इंक्रीज करेंगी या फिर वो डिक्रीज करेंगी। अब अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को हम कैसे शो कर सकते हैं। अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, जो भी OH बॉन्ड लेंथ या जितनी भी बॉन्ड लेंथ किसी भी मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि अगर ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये मैंने एरो यहाँ बनाया हुआ है, इसका मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है और ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है। या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है और ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक, फिर हम दिखाएंगे बेंडिंग वाइब्रेशन, जिसमें हमें एंगल को बेंड होता हुआ दिखाना है, या तो वो एंगल इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, मतलब सेम प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये वाला, अगर दोनों OH एक दूसरे के पास आएंगे तो एंगल डिक्रीज करेगा, दोनों OH एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पर एंगल इंक्रीज करेगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक वाइब्रेशन यहाँ पर शो कर सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। अनसिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, ये सेम प्लेन में नहीं रहेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ये बॉन्ड एंगल बट डिफरेंट प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इनको विजुअलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें एक और मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड और फिर हम देखेंगे इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड। तो जिसके लिए मैंने पॉइंट ग्रुप लिया है C3V पॉइंट ग्रुप, और इसके लिए एग्जांपल हमने ले लिया है अमोनिया मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड का मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीका बताया था। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल को यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है NH3, हालांकि ये प्लेन में नहीं है। यहाँ पर आप ये सिर्फ इमेजिन कीजिए कि जो नाइट्रोजन एटम है ये पेपर के प्लेन से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होता है, नाइट्रोजन पेपर के प्लेन से ऊपर होता है और HH जो है वो नीचे रहते हैं, प्लेन में रहते हैं। ठीक है, पर ये हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बस इसको ऐसे बना दिया है। ठीक, अब हमने जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड के बेसिस पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, जितने भी उसके सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उन सिमेट्री ऑपरेशंस के दौरान कितने एटम अनशिफ्टेड रहे अपनी पोजीशन से, बस हमें वो देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, अगर हम E अप्लाई करेंगे, E अप्लाई करने का मतलब है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने देखे कि क्या उन एटम्स में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो वो अनशिफ्टेड रहेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 चारों एटम्स क्योंकि अनशिफ्टेड है तो इसलिए हर एटम +1 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। जब हम C3 अप्लाई कर रहे हैं, जब हम C3 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन तो अपनी जगह पे ही रहेगा, H1 यहाँ पहुँचेगा, H2 यहाँ पहुँचेगा और H3 यहाँ पहुँचेगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि C3 हम कैसे अप्लाई करते हैं। C3 Z है, ये कुछ इस तरह से जाएगी, Z एक्सिस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो बस नाइट्रोजन एटम अपनी जगह पे, बाकी सब शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्योंकि एक एटम अनशिफ्टेड रहा तो हमने 1 लिख दिया। फिर हम सिग्मा V अप्लाई करेंगे, कोई भी सिग्मा V आप देख सकते हैं इसमें। अगर मान लीजिए सपोज मैंने ये सिग्मा V अप्लाई किया तो क्या होगा, H1 इसकी जगह पे पहुंचेगा और H3 यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, चाहे आप इसको अप्लाई कर लीजिए, H2 यहाँ पहुंचेगा, H3 यहाँ पहुंचेगा, कोई भी एक आपने सिग्मा V देख लिया। तो जब हम कोई भी एक सिग्मा V देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 2 एटम्स तो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों एटम अपनी पोजीशन पर हैं। चाहे आप ये देख लीजिए, ये दोनों एटम, तो 2 एटम अनशिफ्टेड रहे हैं। तो 2 एटम क्योंकि अनशिफ्टेड रहे हैं इसलिए हमने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम लिख दिया 2। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कैरेक्टर को लिखेंगे और उन कैरेक्टर से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो कैरेक्टर E का कैरेक्टर क्या होता है 3, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ आपको जब हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस देखा था तो सबके कैरेक्टर निकाल के देखे थे। तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, अगर आप वो देखते आ रहे फिर तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। C3 का कैरेक्टर हमारा 0 निकल के आता है और सिग्मा V के लिए कैरेक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक, सिग्मा जितने भी होते हैं सबके लिए 1 निकल के आता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 डिजिट्स निकल के आई हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 3 12 हो जाएगा, यहाँ 1 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आ गई जिसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को बेसिस माना। ठीक है, फिर इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, C3V पॉइंट ग्रुप जो भी हमारे पास टेबल होगी कैरेक्टर टेबल की हेल्प से और स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला की हेल्प से। ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखो ये हमारी C3V पॉइंट ग्रुप की टेबल है। ठीक, अब मैं इसमें यहाँ पर टॉ और लिख लेती हूँ कि हमारा टॉ 3n क्या निकल के आया, वो निकल के आया 12 0 और 2। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ये जितनी भी सिमेट्री हैं सबके लिए रिड्यूस करके देखेंगे। तो मैं आपको सिर्फ A1 के लिए करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद से करके देखिएगा। तो अगर हम A1 के लिए देखें कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये इसमें प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे 1/, इस ग्रुप का ऑर्डर लिखेंगे। और C3V पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये 2n के बराबर होता है। ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ। n का नंबर यहाँ पर 3 है तो = हो जाएगा 6, तो 1/6 किया। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे क्योंकि कोई नंबर नहीं लिखा हमने इसको 1 माना,
हम A1 के लिए निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ इतना देखेंगे और ये वाला पोर्शन देखेंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 12, तो 1 इंटू 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू 1 इंटू 2, तो 3 इंटू 1 इंटू 2। ठीक, आंसर आपका क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 6, ये 12, 3 2 जा 6, तो इंटू 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यानी कि टॉ 3n में A1 जो है वो 3 टाइम्स प्रेजेंट है। तो इसी तरह से आप A2 कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से आप E कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने टाइम्स ये इस टॉ 3n में प्रेजेंट है। तो ये मैंने रिड्यूस खुद से कर लिया, आप खुद से करके देखिएगा। तो ये 3A1 प्लस A2 प्लस 4E निकलेगी। ठीक है, तो यानी अब हम क्या करेंगे, ये हमारे टोटल नंबर मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारी टोटल नंबर जो आ जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ जाते हैं। तो या हम कह सकते हैं टोटल हमारे मोड्स निकल के आ जाते हैं। अब हम कैरेक्टर टेबल की हेल्प से हम ये देखेंगे कि हमारे ट्रांसलेशनल मोशन के बेसिस पर कौन कौन सी सिमिट्रीज आती हैं और रोटेशनल के बेसिस पर कौन कौन सी आती हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपको बताया था, ट्रांसलेशन मोड्स अगर हमें देखने हैं तो हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि किस रिप्रेजेंटेशन के आगे x, y या z लिखा है। अब देखें, इसके आगे z लिखा है तो हमारा टॉ ट्रांसलेशनल क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी A1 प्लस, और x, y E के आगे लिखा है तो ये हो जाएगी E। ठीक है, और टॉ रोटेशनल अगर हमें निकालनी है तो टॉ रोटेशनल के लिए हम Rx, Ry, Rz देखते हैं। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो Rz लिखा हुआ है A2 के आगे तो ये हो जाएगी A2, और Rx, Ry लिखा है E के आगे। फिर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करने पर आंसर आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 2E। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ एनालिसिस वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, इन टोटल नंबर ऑफ मोड्स में से इन दोनों को प्लस करके इनको माइनस कर देंगे। मतलब टोटल ये कैसे निकल के आता है, इसके अंदर हमारे ट्रांसलेशनल मोड्स भी हैं, रोटेशनल मोड्स भी हैं और वाइब्रेशनल मोड्स भी हैं। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास वाइब्रेशनल मोड्स निकल के आ जाएंगे। तो हमारा टॉ 3n में से हमें टॉ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल माइनस करना है। तो 3A1 में से अगर मैं यहाँ A1 माइनस करूँगी तो 2A1 आएगा। A2 है, यहाँ पर भी A2 कैंसिल हो जाएगा। 4E में से यहाँ पर कुल मिलाकर कितने E हैं, 2E है, तो 4E में से अगर हम 2E माइनस करेंगे तो 2E आ जाएगा। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स आ जाएंगे, जिसमें से कि 2। कुल मिलाकर आपको देखने में लग रहा है, अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कितने हैं अमोनिया में, तो देखने में लग रहा है 2 + 2 आप कर देंगे 4, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, जबकि ये हमारी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके अंदर हमारे पास इसको हम 2 × 2 करेंगे और ये 2 + 2 ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास 6 वाइब्रेशनल मोड्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर 2 पेयर्स निकलते हैं वाइब्रेशनल मोड्स के, जो दोनों के दोनों डीजनरेट होते हैं, तो इसलिए हमने 2 × 2 किया इसको। तो कुल मिलाकर 6 वाइब्रेशनल मोड्स हमारे ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड जो है निकल के आए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। तो पहले तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब इंटरनल कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे, इंटरनल कोऑर्डिनेट को बेसिस मानेंगे। तो सबसे पहले हम बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन निकाल रहे हैं, जिसमें हम बॉन्ड वेक्टर्स को जो है अपना बेसिस मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड वेक्टर्स हैं, R1, R2 और R3। फिर हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, हर जितने भी सिमेट्री ऑपरेशन हैं अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम E अप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे बॉन्ड वेक्टर्स अपनी ही जगह पे रहेंगे, तो हर वेक्टर जो है +1 कंट्रीब्यूट करेगा। कुल मिलाकर 3 वेक्टर हैं, इसलिए वो 3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, C3 जब हम अप्लाई करेंगे, देखिए C3 जब हम अप्लाई करेंगे, H1 यहाँ पहुँचेगा, H2 यहाँ पहुँचेगा और H3 यहाँ पहुँचेगा। तो वेक्टर भी इसके साथ साथ तो मूव करेंगे, यानी R1 यहाँ पहुँचेगा, R2 यहाँ पहुँचेगा और R3 यहाँ पहुँचेगा। तीनों के तीनों ही वेक्टर शिफ्ट हो गए हैं। जब तीनों ही वेक्टर शिफ्ट हो गए हैं तो इसलिए इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 रहा। अब हम देखेंगे सिग्मा वी सपोज हमने ये अप्लाई किया। जब हम सिग्मा वी अप्लाई करेंगे तो क्योंकि H2 यहाँ पहुँचेगा और H3 यहाँ पहुँचेगा, यानी R2 यहाँ पहुँचेगा और R3 यहाँ पहुँचेगा, लेकिन R1 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। चाहे आप कोई भी सिग्मा वी लगा के देख लीजिए, आप ये लगा के देखेंगे तो R2 अपनी जगह पे रहेगा, ये लगा के देखेंगे तो R3, यानी एक वेक्टर जो है वो अनशिफ्टेड रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर से हम इसको रिड्यूस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला और विद द हेल्प ऑफ C3b कैरेक्टर टेबल। जैसे मैंने अभी आपको रिडक्शन करके दिखाया था, तो टॉ स्ट्रेचिंग जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी A1 + E, यानी कि हमारे पास 3 मोड्स इसके अंदर, क्योंकि 2 मोड्स छुपे हुए हैं। ठीक है, तो 2 + 1 टोटल
3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बिलोंग टू बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, यानी कि हमारे पास 3 वाइब्रेशंस ऐसे हैं जो हमारे बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को शो कर रहे हैं। ठीक, अब हम एंगल डिफॉर्मिंग वाइब्रेशन या बेंडिंग वाइब्रेशंस कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इनके एंगल को अब की बार बेस बना लेंगे। तो ये अल्फा 1 हो गया, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3। अल्फा 1 क्या है? H1 और H2 के बीच, यानी H1N और H2 का एंगल। अल्फा 2 क्या है? H2N और H3 का एंगल। अल्फा 3 क्या है? H1N और H3 का एंगल। अब हम देखेंगे इन एंगल्स में क्या चेंज हो रहा है जब हम ये ऑपरेशन इन पर अप्लाई करें। तो ई अप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तीनों जो एंगल्स हैं वो अपनी ही जगह पे रहेंगे। तो क्योंकि ये 3 एंगल्स हैं इसलिए हर एंगल +1 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। जब हम C3 अप्लाई करेंगे, देखिए C3 अप्लाई करने पर H1 क्योंकि यहाँ आ जाएगा, ये मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको एक बार। H1 था यहाँ पर, अब H1 यहाँ पहुँचेगा, ये H1 यहाँ पहुँचा, H2 यहाँ पहुँचेगा, H2 यहाँ पहुँचेगा और H3 हमारा यहाँ पहुँचेगा। अब हमारा अल्फा 1 क्या था? अल्फा 1 था H1 और H2 के बीच का, समझ लीजिए, मतलब H1N और H2 का एंगल था। तो यानी ये हमारा हो गया अल्फा 1। अब हमारा अल्फा 1 भी तो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच का एंगल था अल्फा 2, तो 2 और 3 के बीच का था अल्फा 2 और यहाँ पर बचेगा अल्फा 3। तो आप देख रहे हैं तीनों अल्फा ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। पहले अल्फा 1 यहाँ था, अब अल्फा 1 यहाँ पहुँच गया। अल्फा 2 यहाँ था तो अब अल्फा 2 यहाँ पहुँचा है, और अल्फा 3 यहाँ था तो अब अल्फा 3 यहाँ पहुँच गया। तीनों एंगल्स ने क्योंकि अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है, शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 रहेगा। ठीक, अब हम सिग्मा बी अप्लाई करेंगे। सपोज हमने ये वाला सिग्मा बी अप्लाई किया। जब हम ये सिग्मा बी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 3 यहाँ पहुँचेगा और ये 2 यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल्स जो हैं यहाँ पर हमारा, मतलब ये जो H1 है ये तो अपनी जगह पे ही रहा। ठीक है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो जब इन दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज कर, देखिए अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। फिर से हम H1 को अपनी जगह पे रख रहे हैं, और क्योंकि ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं आफ्टर सिग्मा, तो हमने इनकी सॉरी ये 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे 1 और 2 के बीच का एंगल था अल्फा 1, तो 1 और 2 के बीच का हो गया अल्फा 1। 1 और 3 के बीच का एंगल था अल्फा 3, और 2 और 3 के बीच का एंगल था अल्फा 2। तो आप देख रहे हैं पोजीशन में किसकी चेंज हुआ, यहाँ अल्फा 1 था, अब ये अल्फा 3 हो गया है। अल्फा 2 अपनी ही जगह पे रहा है और अल्फा 3 की जगह अब अल्फा 1 हो गया है। तो इसका मतलब एक एंगल ऐसा था जो अनशिफ्टेड रहा, तो वो एक एंगल क्योंकि अनशिफ्टेड रहा इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। आप इसको एक बार फिर से मैच करके देख सकते हैं, बस आपने सिर्फ मूव करा देना है और जो एंगल जिसके बीच में था उसको वहीं पर जाकर बनाना है, तो आपको खुद से आंसर मिल जाएगा कितने एंगल्स जो हैं अपनी पोजीशन से चेंज हुए हैं। तो सिर्फ एक एंगल अनशिफ्टेड रहा, तो ये हमारे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आई। फिर से हम इसको रिड्यूस कराएंगे, जब हमने इसको रिड्यूस करा लिया तो टॉप बेंडिंग हमारी निकल के आई A1 + E, यानी अभी भी हमारे पास 3 वाइब्रेशन ऐसे हैं जो बेंडिंग वाइब्रेशंस को शो कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी 2 वाइब्रेशंस छुपी हुई हैं, दोनों डीजनरेट हैं। यहाँ पर भी 2 डीजनरेट निकल के आई, यहाँ पर भी 2 डीजनरेट। से मतलब होता है जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ये वाइब्रेशनल मोड्स ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम निकल के आएगी, इसकी इन दोनों की सेम होगी और इन दोनों की सेम होगी। अब टॉ इंटरनल कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, स्ट्रेचिंग प्लस बेंडिंग को मिला देंगे। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को मिलाने पर क्या होगा, 2A1 निकलेगा और 2E निकलेगा, और यही तो हमारा आंसर इससे भी आ रहा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी हमारा 2A1 और 2E ही निकल के आया, और इससे भी हमारा आंसर 2A1 + 2E ही निकल के आया। बस अब हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। 2 सिमेट्रिकल मोड्स हमारे ऐसे, मतलब 2 मोड्स ऐसे हैं, स्ट्रेचिंग में हमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी और बेंडिंग में भी हमें सिमेट्रिकल बेंडिंग देखने को मिलेगी, और बाकी जो दोनों होंगे वो अनसिमेट्रिकल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब हम इनको, ये 6 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, 2 आर टोटली सिमेट्रिक A1 टाइप है, एंड द अदर 4 एंड 2 पेयर्स ऑफ डबली डीजनरेट। डबली डीजनरेट यानी E टाइप के हो जाएंगे वो मोड, और इनको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ये हमारी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। सिमेट्रिक का मतलब हो गया जो तीनों बॉन्ड वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में या तो इंक्रीज करेंगे या फिर वो डिक्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही बना के दिखा दिया है आपको। ये हमारी सिमेट्रिक बैंडिंग हो गई। सिमेट्रिक बैंडिंग इन प्लेन, एक ही प्लेन में ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो या तो इंक्रीज करेंगे या फिर वो डिक्रीज करेंगे। फिर ये डीजनरेट वाइब्रेशन मोड्स आ गए। अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखा दी, दोनों डीजनरेट हैं, यानी कि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है क्योंकि तो 2 बॉन्ड लेंथ्स हमारी
इंक्रीज कर रही है और एक बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है। फिर ऐसे ही हमने इसको भी दिखा दिया, दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी 2 बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है और एक इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो दोनों के एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम हुई, और ऐसे ही हम अनसिमेट्रिकल बैंडिंग को यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 वाइब्रेशन मोड्स सेम एनर्जी के और सेम फ्रीक्वेंसी के मिलते हैं। अब ये तो हो गया इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड। अब हम देखेंगे कि ये C3V पॉइंट ग्रुप में जो हमारे 2A1 + 2E1 निकल के आए हैं, ये इंफ्रारेड एक्टिव है या रमन एक्टिव है या दोनों के दोनों सेम। तो इसके लिए भी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए भी हमें कैरेक्टर टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। कैरेक्टर टेबल में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या आंसर निकल के आया है, एक्चुअल में 2A1 + 2E निकल के आया है, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि ये जो दोनों मोड्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये इंफ्रारेड एक्टिव है। तो अगर इंफ्रारेड एक्टिव अगर आपको देखना है तो वहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि इनमें से किस रिप्रेजेंटेशन के आगे x, y या z लिखा है। देखिए A1 के आगे लिखा हुआ है z, इसका मतलब A1 हमारी इंफ्रारेड एक्टिव हो गई, ठीक है। और E के आगे लिखा हुआ है XY, इसका मतलब E भी हमारी IR एक्टिव हो गई, यानी कि दोनों मोड्स जो है हमारे वो IR एक्टिव हैं। अच्छा, अगर हमें देखना है रमन एक्टिविटी, रमन एक्टिविटी के लिए हम बाइनरी या क्वाड्रेटिक फंक्शंस देखते हैं, यानी ये वाला पोर्शन देखते हैं किसके आगे ये बाइनरी या क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखे हुए हैं। तो हम देखेंगे क्या A1 के आगे ऐसा कोई फंक्शन लिखा है, तो A1 के आगे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा रमन एक्टिव हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या E के आगे भी लिखा हुआ है, तो E के आगे भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखे हुए आए हैं, इसका मतलब ये भी रमन एक्टिव है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी हमें वाइब्रेशनल मोड्स मिल रहे हैं, A1 और E दोनों के दोनों ही रमन एक्टिव भी हैं और IR एक्टिव भी हैं, यानी कुल जो हमें 6 वाइब्रेशनल मोड्स मिल रहे हैं वो 6 के 6 IR एक्टिव भी हैं और रमन एक्टिव भी हैं। तो फ्रॉम द कैरेक्टर टेबल ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप इट इज फाउंड दैट A1 एंड E मोड्स आर बोथ इंफ्रारेड एक्टिव एंड रमन एक्टिव। तो ये पूरा था आपकी नॉर्मल मोड एनालिसिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड से भी और इंटरनल कोऑर्डिनेट मेथड से भी। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल C2V और C3V पॉइंट ग्रुप के निकाल के बता दिए हैं। बाकी आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप इजीली वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।